हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वंस अगेन। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर क्लास 12th बायोलॉजी रिवीजन। इस वीडियो के ज़रिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो सभी क्वेश्चंस हम कवर करेंगे विद कंप्लीट सॉल्यूशन, ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि किसी भी क्वेश्चन में मार्किंग के अकॉर्डिंग आपको कितना आंसर नोट डाउन करना है। ओके, विद डायग्राम्स भी यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हमने लिए हैं जो आपको आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ऐसी आने वाली कई वीडियोस के लिए, बिकॉज हम इसी तरीके से चैप्टर वाइज वीडियोस आपके लिए लेकर के आएंगे फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ क्लास 12th बायोलॉजी। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपने इससे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स जो चैप्टर है उसकी वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उस चैप्टर के क्वेश्चंस की वीडियोस ऑलरेडी गिवन है, आप उसको जाकर के ज़रूर देखें। बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है आपको क्लास 12th बायोलॉजी को प्रिपेयर करने में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं 1 मार्क क्वेश्चन पे। नाउ एक चीज़ बहुत अच्छे से मैं क्लियर करना चाहूँगी कि जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और वो रिपीटेटिव क्वेश्चंस हैं। ये रिपीट होते हैं क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर, इसीलिए इन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर लेकर के आई हूँ। और प्लस सभी क्वेश्चन मार्किंग वाइज होंगे ताकि आपको ये समझ में आए कि आपको कितना आंसर लिखना है कितनी मार्किंग के अंदर। तो अगर 1 मार्क क्वेश्चन होते हैं तो मोस्टली ह्यूमन रिप्रोडक्शन से यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लेडिक सेल क्या है आप ये बता दीजिए। उसके अलावा लेडिक सेल का फंक्शन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो फंक्शन क्या होगा कि ये बनाता है, इट सिंथेसाइज and it secrete the testicular hormones which are known as androgens. These are the most important topics of human reproduction. Okay, आफ्टर दैट बहुत ही छोटे से शब्दों में आपको लिखना होगा, डिफाइन करना होगा पार्चुरेशन को। सो द विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस दैट रिजल्ट्स इनटू द डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी इज नोन एज पार्चुरेशन। बहुत सिंपल, 1 मार्क के क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतना लिख करके आना है। ये नहीं आप पूरी प्रेगनेंसी की जो आपने जो पढ़ा है कि कौन से ट्राइमेस्टर में क्या डेवलपमेंट होता है वो सब नहीं लिख के आओगे। सिर्फ पार्चुरेशन यहाँ पर आप बताओगे, कुछ कॉन्ट्रैक्शन होती है यूट्रस के अंदर जिसकी वजह से बेबी की डिलीवरी होती है, सिर्फ आपको इतना ही लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड इनटू स्क्रॉटल। अगर टेस्टिस जो है वो नहीं गए स्क्रॉटल सैक में, इट विल लीड टू स्टेरिलिटी। नाउ व्हाई, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जो अब्डोमेन का जो टेम्परेचर है वो काफी हाई होता है। किसके लिए? स्पर्माटोजेनिक टिश्यू के लिए, ठीक है, जो स्पर्म्स को बनाएंगे। टेस्टिस के अंदर ये टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, तो इनके लिए देखो आपको पता होगा स्क्रोटम में प्रेजेंट होती हैं टेस्टिस जो है। बेसिकली क्यों ऐसा होता है? ताकि 1 से 2 डिग्री टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा कम हो। तो जब हाई टेम्परेचर मिलेगा एब्डोमेन में तो ऑब्वियसली ये टिश्यू खत्म हो जाएंगे, जिसकी वजह से स्पर्म बनेगा ही नहीं। ओके, फेमिलियर टेम्परेचर नहीं मिला उसको। उसके बाद इन ओवरी विच स्ट्रक्चर transforms as corpus luteum and name the hormone secreted by corpus luteum. corpus luteum में कौन सा स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाता है और कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? जो आपका फॉलिकुलर सेल होते हैं ना, फॉलिकुलर सेल जो होती है ग्राफियन फॉलिकल की, वही आगे कन्वर्ट होके क्या बन जाती है? कॉर्पस ल्यूटियम। और इनसे एक हार्मोन सिक्रीट होता है दैट इज नोन एज प्रोजेस्टेरॉन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ओके, चलो, why are male testes located outside the abdominal cavity? सेम एक रीजन मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, टेम्परेचर बहुत बड़ा रीजन है कि जो मेल टेस्टिस होते हैं ना वो स्क्रोटम में प्रेजेंट होते हैं और ये स्क्रोटम बाहर की तरफ लटका हुआ होगा। व्हाई? बिकॉज एब्डोमिनल कैविटी से बाहर की तरफ क्यों है? बिकॉज स्क्रोटम के अंदर जो है लो टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, जो कि जरूरी है। नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा लो टेम्परेचर जरूरी है स्पर्माटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म के बनने के लिए। ओके, आगे चलते हैं। व्हाट इज सीमेन? अब सीमेन क्या होता है? सेमाइनल प्लाज्मा विद द स्पर्म। सेमाइनल प्लाज्मा एक फ्लूइड है, ठीक है, जो कि स्पर्म के साथ जब मिलेगा इसको टुगेदर एक साथ हम कहेंगे सीमेन। ओके, अब आ जाते हैं 1 मार्क क्वेश्चन के बाद
2 मार्क क्वेश्चन पे कि आपसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उन क्वेश्चंस को आपको आंसर किस तरह से करना है। ओके, सो आपको सबसे पहले 2 मार्क क्वेश्चन में ना बिल्कुल टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। वो क्या है, देखो सिंपल आपसे पूछ लिया, फंक्शन बताओ कॉर्पस ल्यूटियम और एंडोमेट्रियम का। कॉर्पस ल्यूटियम का फंक्शन क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम और एंडोमेट्रियम। कॉर्पस ल्यूटियम का फंक्शन होता है इट सिक्रीट्स द प्रोजेस्टेरॉन, ये प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करती है, विच विल प्रिपेयर द एंडोमेट्रियम। जब प्रेगनेंसी हो जाएगी तो प्रेगनेंसी के दौरान एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर कौन करता है, कौन करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, क्लियर। और इसी की वजह से इम्प्लांटेशन होता है, नॉर्मल डेवलपमेंट फीटस की हो पाएगी। और एंडोमेट्रियम क्या है, एंडोमेट्रियम जो है इसी की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, क्योंकि जब ये ब्रेक डाउन होती है तो मेंस्ट्रुअल फ्लो क्रिएट होता है। ठीक है, इट विल प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। और अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो ऑब्वियसली ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन नहीं होगा। प्रेगनेंसी नहीं हुई है, बेबी इम्प्लांटेशन नहीं हुआ है, तो ऑब्वियसली आपकी एंडोमेट्रियम की लेयर जो है वो ब्रेक डाउन होगी और उसकी वजह से मेंस्ट्रुअल फ्लो क्रिएट होगा। व्हाट इज कॉर्पस ल्यूटियम, देखो आप एक चीज बहुत अच्छे से देख रहे होगे कि सेम क्वेश्चन रिपीट किस तरीके से हो रहा है, अलग अलग तरह से एडिशनल फॉर्म में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है, ओव्यूलेशन के दौरान ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम में, यही हमने अभी पढ़ा था। और ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करता है, राइट। हाउ डज इट फंक्शन एज एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह कैसे काम करता है, ये इस तरीके से काम करेगा कि कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है, क्योंकि वो प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन को सिक्रीट करता है लार्ज क्वांटिटी में। ओके, व्हाट इज कोलोस्ट्रम, भाई कोलोस्ट्रम क्या होता है, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस टू अ न्यूबॉर्न बेबी, क्या जरूरत है न्यूबॉर्न बेबी को कोलोस्ट्रम की। बेसिकली जो मिल्क सिक्रीट होता है फ्रॉम मैमरी ग्लैंड्स जस्ट आफ्टर 2 to 3 days, डिलीवरी के 2 से 3 दिन के बाद जो मिल्क यहाँ पर सिक्रीट होगा मैमरी ग्लैंड से, उसे हम कहते हैं कोलोस्ट्रॉम। ये बहुत रिच होता है प्रोटीन में और फैट्स में थोड़ा लो होगा ये, तो प्रोटीन बेबी की बॉडी को मिलेगा, फीटस की बॉडी को मिलेगा, जिसकी वजह से उसकी बॉडी अच्छे से ग्रो कर पाएगी और बाहर से जो इन्फेक्शन हो सकते हैं उसको, उन इन्फेक्शन से इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, इट कंटेन एंटीबॉडी IgA, जिसकी वजह से एक इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है टू अ न्यू बॉर्न इन्फेंट। ओके, तो इसलिए जरूरी है न्यू बॉर्न बेबी के लिए। एनलिस्ट एनी 2 फंक्शन ऑफ अ फीमेल प्लासेंटा। अब प्लासेंटा के तो बहुत सारे फंक्शन होते हैं, लेकिन आप लोगों को इन्होंने चॉइस दे दी कि भाई कोई 2 फंक्शन बता लो, तो जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आई होप आपको वो एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको याद जरूर रहेगा ये, है ना। तो जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है ना एक एम्ब्रियो और मदर के बीच में, जिसकी वजह से सारा न्यूट्रिएंट ट्रांसफर हो रहा है, पानी ट्रांसफर हो रहा है, सारी की सारी जो रिक्वायर्ड चीजें बेबी को मिल रही हैं वो मिलती हैं थ्रू द प्लासेंटा। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है बिटवीन एम्ब्रियो यानी कि फीटस एंड द मदर। क्लियर, तो ये क्या क्या सप्लाई करती है, न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन टू द एम्ब्रियो, और ये एम्ब्रियो का कोई ना कोई एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ऑब्वियसली जब वो न्यूट्रिएंट खा रहा है तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी होंगे, वो भी प्लासेंटा के थ्रू रिमूव होते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड भी प्लासेंटा के थ्रू ही रिमूव होते हैं, क्योंकि बेबी तो ब्रीथ नहीं कर सकता है उस टाइम पर, राइट। तो इस तरीके से होता है। और दूसरा फंक्शन क्या है, ये एंडोक्राइन टिश्यू की तरह भी काम करता है एंड प्रोड्यूसेस सेवरल हार्मोन्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एलएच सर्ज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको मानकर चलिए आपके एग्जामिनेशन में मेंस्ट्रुअल साइकिल से क्वेश्चन जरूर आएगा, और उसके कुछ गिने चुने क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से एक क्वेश्चन है कि भाई एलएच सर्ज क्या होता है, एलएच हार्मोन का, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का क्या फंक्शन है। ओके, तो जो फेज होता है ना मेंस्ट्रुअल साइकिल का, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज एंड ल्यूटियल फेज, ये डिफरेंट डिफरेंट फेजेस होते हैं। इनके अंदर जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ना वो आपको ओव्यूलेटरी फेज में देखने को मिलेगा, सबसे ज्यादा इनके अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो जब फॉलिकुलर फेज क्रिएट होता है, इस टाइम पर फॉलिकल डेवलप हो जाते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, एंड दिस साइकिल विल बिगिन विद द मेंस्ट्रुअल पीरियड, राइट। जब मेंस्ट्रुअल पीरियड शुरू हो जाएगा तो एंडोमेट्रियम की लेयर जो है वो शेड होनी शुरू हो जाएगी, यूट्राइन लाइनिंग शेड होनी शुरू हो जाएगी, राइट, एंड इट विल प्रिपेयर फॉर द ओव्यूलेशन ड्यूरिंग द ओव्यूलेटरी फेज, ओव्यूल वापस बनना शुरू होगा इन द ओव्यूलेटरी फेज, राइट। अब हम आ जाते हैं 3 मार्क क्वेश्चन पे, बहुत सिंपल है ये, तो बहुत सिंपल से पूछ लिया आपसे, मेंशन करना है नेम
and role of hormone which are involved in regulation of gamete formation in human male. ह्यूमन मेल में गैमीट के बनने के प्रोसेस में कौन से हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, नेम और किस तरह इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि उनका रोल, उनका फंक्शन, ये दोनों चीजें आपको यहां पर लिखनी है। 3 मार्क क्वेश्चन है तो आप किन्हीं 3 का नाम बता देंगे। पहला GnRH, इसका नाम क्या होता है? इट स्टिमुलेट डीनोफाइसिस टू सिक्रीट गोनाडोट्रोफिन्स, ठीक है। GSH ये क्या करता है? इट स्टिमुलेट द सर्टोली सेल टू सिक्रीट फैक्टर्स विच विल हेल्प इन स्पर्माटोजेनेसिस, स्पर्म के बनने में काम आएंगे। एंड ICSH क्या करता है? नाम से पता चल रहा है, इंटरस्टिशियल सेल को, ये साफ पता चल रहा होगा, देखो GSH यानी कि आपके गैमीट्स के स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, राइट। उसके बाद ICSH का मतलब क्या हो गया? इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स हो गए, जो कि सिक्रीट करते हैं टेस्टोस्टेरोन को, ठीक है। जो इंटरस्टिशियल सेल होते हैं वो सिक्रीट करते हैं टेस्टोस्टेरोन को, और उनको स्टिमुलेट करने का काम ICSH हार्मोन का होता है। नेक्स्ट 3 मार्क क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट आर द वेरियस मेल एक्सेसरी ग्लैंड? आपको इससे थोड़ा ज्यादा लिखना होगा, ओके। मैंने टू द पॉइंट वाली चीजें लिख दी हैं, आपको इनको मिस नहीं करके आना है। होता है ना, आपने सैम्पल पेपर्स देखे होंगे, उनमें मार्किंग स्कीम लिखी होती है, उसमें होता है ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, अगर आपने लिखे तो आपको पूरे 3 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं कि भाई मेल एक्सेसरी ग्लैंड जो है इसके अंदर क्या क्या होता है? समाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, पेयर्ड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ये 3 ग्लैंड्स होते हैं। इनका फंक्शन अलग अलग है। ये ग्लैंड जो है सिक्रीट करते हैं समाइनल प्लाज्मा को, जिसके अंदर फ्रक्टोज, कैल्शियम और दूसरे कई एंजाइम्स होते हैं। और जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है वो पेनिस की ल्यूब्रिकेशन में काम आता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ स्पर्म हैज जस्ट फर्टिलाइज्ड अ ह्यूमन एग, एक स्पर्म ने अभी अभी एक ह्यूमन एग को फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज कर दिया। अब आपको उसके बाद होने वाली फर्टिलाइज्ड एग क्या क्या इम्प्लांटेशन करेगा, मतलब क्या क्या स्टेजेस आएंगे उसके बाद वो इम्प्लांटेशन जब होगा उसका यूट्रस में, उस तक, यानी कि फर्टिलाइज होने के बाद इम्प्लांटेशन तक का पूरा प्रोसेस आपको बताना है। ये पूरा प्रोसेस आपके सामने लिखा है कि क्लीवेज कब होता है, ब्लास्टोसिस्ट कब होगा, यानी कि फर्टिलाइज्ड एग जो है वो डिवाइड होना शुरू हो जाएगा, कुछ माइटोटिक डिवीजन होंगी उसके अंदर जिनको कहते हैं क्लीवेज, और यही जाइगोट जो है ये माइटोटिक डिवीजन करता हुआ इट विल गो टू द isthmus of oviduct to form daughter cell, and the cell which are formed as a result of cleavage इन्हें हम कहते हैं ब्लास्टोमियर। क्लीवेज डिवीजन है, उस डिवीजन से जो सेल बन रहे हैं दीज आर नोन एज ब्लास्टोमियर। अब ये ब्लास्टोमियर बनाएंगे ब्लास्टोसिस्ट, जिसका इम्प्लांटेशन होगा यूट्रस के इंट्राइन वॉल में, ठीक है। तो ब्लास्टोसिस्ट 3 से 4 दिन के बाद बन जाती है। यही मॉरुलर ट्विंस जो हैं, दे द मॉरुलर ट्विंस इनटू लार्ज मास ऑफ सेल, जिन्हें हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट, सिंगल मॉरुला लार्ज नंबर में ब्लास्टोसिस्ट कहलाएंगे। आउटर पेरिफेरल सेल दे विल एनलार्ज एंड फ्लैटन फर्दर टू फॉर्म ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। ये ट्रोफोब्लास्ट सेल सिक्रीट करते हैं एक कैविटी को, दैट इज नोन एज ब्लास्टोसिल, एंड दीज ब्लास्टोसील जो है ये एम्ब्रियोनिक स्टेज मिलकर इसमें क्या बना लेती है? ब्लास्टुला बना लेती है, ओके, क्लियर। ये आपके सामने जो भी मैंने बताया आपको एकदम से समझ में नहीं आएगा, मैंने कुछ समझाया नहीं है आप लोगों को। अगर आप में से कई बच्चे बोल रहे हो कि मैम आपने सिर्फ रीड किया है, तो ये चैप्टर मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। आई होप आप लोगों ने वो पढ़ा होगा, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन मैंने पढ़ाई थी। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन बता रही हूँ कि आपको क्या क्या इन्वॉल्व करना है। और यहाँ पर अगर ये 3 मार्क का क्वेश्चन है तो आप इतना लिख कर नहीं छोड़ सकते, डायग्राम बनेगा और आपको डायग्राम बनाना है कि किस तरीके से फर्टिलाइजेशन हुई, फिर किस तरीके से यहाँ पर क्लीवेज हुआ, क्लीवेज के बाद मॉरुला के सेल जो है वो कैसे बने, फिर ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन कैसे हुआ, ठीक है, क्लियर। यहाँ ई से फिर एफ पे जाओगे, ठीक है, एफ के बाद यहाँ ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, यही ब्लास्टोसिस्ट जाके क्या हो जाएगा? इम्प्लांट हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं स्पर्माटोजेनेसिस के स्टेजेस पर, यानी कि स्पर्म किस तरीके से बनता है ह्यूमंस में, ब्रीफ में बताना है। 3 मार्क का क्वेश्चन है, ओके। सबसे पहले स्पर्मेटिड्स बनते हैं, उसके बाद स्पर्म बनते हैं। स्पर्मेटिड बनने के लिए 3 फेज होते हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, मैचुरेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज में जर्म सेल जो है उनके अंदर डिवीजन होता रहेगा ताकि वो स्पर्माटोगोनिया बना ले। वो स्पर्माटोगोनिया जो है अपनी आप की ग्रोथ कराते हैं, यानी कि ग्रोथ फेज में वो अपने आप को इंक्रीज करते हैं, और फिर उन्हें क्या कहा जाता है? प्राइमरी स्पर्माटोसाइट। उसके बाद अब ये प्राइमरी स्पर्माटोसाइट को सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट बनाना है, राइट, इनकी मैचुरेशन करानी है। तो इनके अंदर मियोसिस 1 होगा, जिसकी वजह से हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट बन जाते हैं,
ठीक है, क्लियर। उसके बाद इन्हीं के अंदर आपकी मियोसिस 2 होती है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, जिसकी वजह से हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बन जाते हैं। उसके बाद अब क्या होगा, इन स्पर्मेटिड से स्पर्म बनेंगे। सो द ट्रांसफॉर्मेशन या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ और द स्पर्म इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस, और ये एफएसएच हार्मोन की वजह से ही होता है। ठीक है, ये आपको एनसीईआरटी में कंप्लीटली दिया हुआ है। स्पर्मेटोगोनिया, माइटोसिस हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, फर्स्ट मियोसिस हुआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंड मियोसिस हुआ, स्पर्मेटिड बन गया। इस स्पर्मेटिड में फर्दर डिवीजन होगा, डिफरेंशिएशन होगा, स्पर्मेटोजोआ यानी कि स्पर्म बन जाते हैं। ओके, अब आ जाते हैं 3 मार्क के क्वेश्चन में ही मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो पूछ लिया जाएगा। अब देखो, मैं इसलिए कहती हूँ कि मोस्टली आपकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें इसमें कवर हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज oogenesis इन 1 मार्क, तो आप इसमें से कोई भी पॉइंट उठाकर लिख दोगे मेन प्रोसेस का, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, इसलिए कहती हूँ बड़े क्वेश्चंस, बड़े टॉपिक जब आप करते हो ना, तो उसमें बहुत सारे छोटे टॉपिक्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के बीच में डिफरेंस आपके सामने यहाँ गिवन है, आपको इसे पढ़ना है और इसके 4 से 5 पॉइंट आपको जितने याद रहे याद करने हैं और उन्हें जाकर के लिखना है। ठीक है, 5 मार्क के अकॉर्डिंग भी आप इसे याद कर सकते हो, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। तो हमने बात की है 5 मार्क के क्वेश्चन की, तो चलो 5 मार्क क्वेश्चन को कर लेते हैं। मैंने क्या कहा था आप लोगों से कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल पे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। सेम हियर इट इज, व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन, व्हाट आर द स्पेसिफिक एक्शन जो कि एफएसएच, एलएच, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन करते हैं एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में। पहला होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसके बाद फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज, ल्यूटेल फेज, सारे फेजेस आपको लिखने हैं। फॉलिकुलर फेज 14th डे को एट द पीक लेवल इन मिडल ऑफ साइकिल 14th डे। एफएसएच और एलएच कब पीक पर होते हैं, क्वेश्चन आता है, नीट में आता है 14th डे पर। ठीक है, फॉलिकुलर फेज में। क्लियर, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। एलएच हार्मोन ओव्यूलेटरी फेज में क्या होता है, एलएच सर्ज होता है, यानी कि पीक पर पहुंच जाएगा। क्लियर, और कम होने कब शुरू हो जाएंगे, ल्यूटियल फेज में। तो ये सारे फेजेस याद रखिएगा। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने हमेशा जब मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे तब भी मैंने कहा था ये जो ग्राफ आपका है ना, ये जो ग्राफ है आपका, ये आपको नहीं छोड़ना है, इसको जरूर याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन बड़े क्वेश्चंस में पूछा जाता है और उस टाइम पर आपको ग्राफ बनाना मैंडेटरी हो जाता है अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए तो। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पर आ जाते हैं 5 मार्क के। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं, देखो ये डायग्राम आपको दे दिया, यहाँ पूछ लिया भाई क्या क्या होते हैं। तो द फर्स्ट वन इज जो डी है, डी इज द स्पर्मेटिड्स। उसके बाद ए इज द स्पर्मेटोगोनियम, दीज आर द स्पर्मेटोगोनियम। बी इज द ये जो आप पार्ट देख रहे हो, इट इज डिप्लॉयड इन नेचर। ठीक है, क्या है ये, बी आपको क्या देखने को मिल रहा है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, राइट। उसके बाद हमारा यहाँ पर एफ क्या शो कर रहा है, सर्टोली सेल, इनका फंक्शन भी लिख दिया, न्यूट्रिशन टू जर्म सेल, राइट। माइटोसिस इन सेल ए, मियोसिस इन सेल बी, ऑब्वियसली सेल ए एंड सेल बी आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। क्लियर, तो कुछ इस तरीके से आपको चीजें यहाँ पर मेंशन करनी है। ठीक है, उसके बाद एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो। अब सेम ब्लास्टोसिस्ट कब बनता है, ब्लास्टोमियर्स कब बनते हैं, मोरिला कब बनता है, सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर नोट डाउन करके दे दी। आपको सिर्फ यही लिख करके आना है आपके मेन एग्जामिनेशन में कि सबसे पहले जाइगोट बनता है, उसके बाद आपके ब्लास्टोमियर्स बनते हैं, इसी स्टेज को मोरिला स्टेज कहा जाता है। ये मोरिला स्टेज आगे जाके फर्दर डिवाइड करती है और बना लेती है ब्लास्टोसिस्ट को। जो आउटर लेयर होती है ब्लास्टोमियर की उसे आप कहते हो ट्रोफोब्लास्ट, ये अटैच हो जाएगी एंडोमेट्रियल लेयर से, जब तो ब्लास्टोसिस्ट का क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो जाती है। ये डायग्राम है, वापस ये डायग्राम रिपीटेड है, आपको इस डायग्राम को नहीं मिस करना है। ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर रखे जाएं जो आपके पूरे चैप्टर को कहीं ना कहीं कवर कर ले। फिर भी यहाँ पर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो नहीं है, जो आपको पढ़नी है, वो ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। आपको इन पर्टिकुलर टॉपिक्स के क्वेश्चंस को भी जरूर कर लेना, अदरवाइज बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको अभी करा दिए, जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, oogenesis क्या होता है, ये सारी चीजें तो मैंने ऑलरेडी इसमें कवर आपको करवा दी हैं। मैं सिर्फ कह रही हूँ कि आप डायग्राम जरूर देख लेना ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट चैप्टर होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि जैसी नई वीडियो आती है आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। विद दैट सर, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।